A very warm welcome, my dear students. Welcome to another lecture of CA Foundation Law with me, CA Preeti Agarwal. सबसे इंटरेस्टिंग एक्ट है हमारे सिलेबस की द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं एंड देन लेट अस प्रोसीड विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ इज अ ब्रांड न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में, अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये तो आपको 11th एंड 12th में भी था, लेकिन लॉ इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट। अगर आप सोचोगे कि अभी सर समझ लेंगे, बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब लर्न करने बैठेंगे, गैप रखेगी ना, तो स्टूडेंट्स फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे सही मेथड क्या रहेगा? जैसे ही क्लास में हम वो कवर कर लेते हैं टॉपिक, आपको घर पे मे बी एक आधा घंटा ब्रेक लेके फिर आपको वापस से बैठना है एंड देन यू हैव टू रीड व्हाटएवर वाज टॉट इन द क्लास। अभी तो क्या है, अभी तो बहुत थोड़ा-थोड़ा हम कवर कर रहे हैं ना, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएँगे, तो फिर आपको लगेगा अरे! इतना सब हो गया और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए सिर्फ रीड करो और धीरे-धीरे व्हेन यू स्टार्ट फॉर्मिंग दैट हैबिट ना, फिर लर्न करना शुरू करो। देयर इज़ वन कॉमन मिस्टेक जो सब स्टूडेंट्स करते हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके जाते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, 2-3 साल पहले की बात है। मेरा एक स्टूडेंट था और बोलता मैम मैंने लॉ 7 टाइम्स रिवाइज़ किया है। मैंने बोला क्या बात है यार, 7 बार तूने कर लिया? इतना तो कोई भी नहीं करके जाता है, फिर भी तेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले? तो फिर जब मैंने उसको आगे पूछा कि कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा? 7 बार वो बार-बार बोल रहा है मैंने 7 टाइम्स रीड किया, रीड किया। मैंने बोला तूने सिर्फ रीड किया कि तूने लर्न भी किया था? नहीं मैम, मैंने तो सिर्फ रीड किया। रीड करके ओन वर्ड्स में लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते। अभी भी जब मेरे पास टेस्ट पेपर्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स को कम मार्क्स क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका आंसर रॉन्ग है, बस उन्होंने ओन वर्ड्स में लिखा था। अब ये गलत है, मुझे पता है, इंस्टीट्यूट को भी कंसिडर करना चाहिए कि भई कॉन्सेप्ट तो समझा है ना, ओन वर्ड्स में लिखा है तो क्या हो गया? कॉन्सेप्ट तो समझा है ना, बट दे आर नॉट चेकिंग द पेपर दैट वे। दे वांट यू टू राइट लीगल वर्ड्स, लीगल टर्म्स, लीगल लैंग्वेज, सेंटेंस फॉर्मेशन भी एकदम लीगल होना चाहिए। इसीलिए अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, मैंने सब कुछ लीगल लैंग्वेज में दिया लेकिन थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके दिया है। आप बैठो और मेरी बुक को आईसीएआई के मॉड्यूल के साथ कंपेयर करो। यू विल रियलाइज़ कि मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन सिंपल एंड ईज़ी लैंग्वेज में कवर किया है। तो ये बुक लर्न हो सकती है। येस, यू कैन लर्न दिस बुक प्रॉपर्ली एंड यू हैव टू ट्राई कि भई आप ये बुक को बैठो और लर्न करो। अभी कैसे लर्न करते हैं? जैसे हम क्लास में बार-बार बोलते हैं ना, तो वो लर्न हो जाता है। इसी तरह से आपको वो ज़ोर-ज़ोर से रीड करना है, 2, 3, 4 बार रीड करना है, वो लर्न हो ही जाएगा। ओके? फिर भी नहीं होता है तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पहले की जो 3 यूनिट्स है ना, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के मतलब एक रफ नोटबुक बनाओ। और उसमें ये एक-एक पॉइंट लर्न करो, बुक बंद करो, लिखो। फिर दूसरी पॉइंट लर्न करो, बुक बंद करो, लिखो। फिर कंपेयर करो, क्या आपने सही लिखा है? क्या वर्ड मिस हो गया? क्या नहीं लिखा है? अरे! तो उसको रेड से लिखो। फिर 2 पॉइंट लर्न करो, टेक्स्ट बुक बंद करो, नोटबुक में उसको लिखो। ये बेस्ट तरीका है टू लर्न लॉ। एक और मेरी स्टूडेंट है, अभी जस्ट मैं कोयंबटूर गई थी लेक्चर्स के लिए, तो वो मुझे बोलती है कि मैम मैंने ना 6 बुक्स भर दी। मैंने बोला 6? तो बोलती है मैम मैं पूरा-पूरा चैप्टर लिखती थी। आपने बोला था ना लेक्चर में कि तू लिख। तो मैंने पूरा सिलेबस लिख के किया था एंड शी क्लियर्ड फाउंडेशन और इंटर दोनों टाइम मेरे पास ही पढ़ी थी। उसने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे। दोनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हुई विद एग्जम्पशन इन लॉ। एग्जम्पशन मतलब मोर दैन 60 मार्क्स इन लॉ। तो 6 बुक्स उसने भर दी, ये मुझे अभी पता चला। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। यस, तो मुझे एक प्रॉमिस करोगे आप कि आप लॉ एवरीडे खुद से हाफ एन आवर बैठ के पढ़ोगे? मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रही, हाफ एन आवर निकालोगे। प्रॉमिस करोगे? यस? ठीक है। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं एंड बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग न्यू लेट अस रिवाइज व्हाट वाज कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किए थे द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था कि ये जितने भी मैंने दिए हैं, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में नहीं है।
बट मैंने तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बना के दिया है ना, तो आपको अगर एसेंशियल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आएगा व्हिच इज वेरी रेयर, आता ही नहीं है, मतलब आज तक तो उन्होंने कभी नहीं पूछा है कि एसेंशियल एलिमेंट्स लिखो, लेकिन बाय चांस अगर उन्होंने पूछ लिया तो सेक्शन 10 लिख के लिख देना, कोई इश्यू नहीं है। मैम सेक्शन नंबर्स लर्न करने हैं तो कैसे करेंगे, आप स्टोरी देने वाले थे। आई विल गिव व्हेन वी फिनिश क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब तक वो स्टोरी में क्या वर्ड्स है, उसका मीनिंग क्या है, आपको समझेगा नहीं, आपको स्टोरी भी नहीं समझेगी ना। तो नेक्स्ट चैप्टर से आई विल गिव इट टू यू इन एडवांस। यहाँ पर आई वांट कि आप वो वर्ड्स पहले समझ लो। ओके चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन क्या एसेंशियल, व्हाट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप आंसर करो, कोई बात नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा लेकिन मुझे फील हो रहा है आपका आंसर। आपको चाहिए तो आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो। ओके तो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? Perfect. We need two parties. One who gives the offer and other to whom the offer is given. मैं खुद को तो ऑफर नहीं दे सकती नहीं। I cannot give the offer to myself. I cannot enter into contract with myself. We need minimum two distinct मतलब different parties to enter into a valid contract. पर्सन वर्ड यूज किया है मतलब वो इंडिविजुअल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। Company can also enter into contracts. Artificial persons can also enter into a contract. अच्छा इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट होनी चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर एक्सेप्टेंस। एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। Offer is the starting point of contract and this offer must be properly communicated. एक बार आपको ऑफर के बारे में पता चल गया फिर आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। तो एक ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए एंड एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। अच्छा अब मुझे बताओ, ओके आई विल वेट फॉर योर आंसर। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जहां पर हम तो अज्यूम करके चलते हैं एनफोर्सिबिलिटी है, चलो बताओ। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जहां हम तो अज्यूम करके चलते हैं कि एनफोर्सिबिलिटी है, और ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जहां पर अज्यूम करते नहीं है? चलो दोनों का आंसर मुझे बताओ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में एनफोर्सिबिलिटी इज अज्यूम, और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है, बताओ। चलो चलो आई वांट एवरीवन टू आंसर। अगर आपका चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजो। बोलो। करेक्ट, सोशल या डोमेस्टिक। यहाँ पर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। मेरा आपको ब्लू टिक नहीं दिखेगा बट मुझे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है? तो डोंट वरी, आई एम रीडिंग योर आंसर्स। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिखोगे तो भी चलेगा। ऑल राइट। हम्म, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो बिजनेस या कमर्शियल में हम अज्यूम कर लेते हैं कि एनफोर्सिबिलिटी है, और सोशल और डोमेस्टिक में नहीं है। अच्छा ये बताओ ये बताओ ये बताओ, केस लॉ का नाम, केस लॉ का नाम बताओ।
वेटिंग फॉर योर आंसर्स। केस लॉ का नाम करेक्ट, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। यस, देखो व्हाट्सएप पे। ओके, करेक्ट, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। केस लॉ याद है? Mr. Balfour and Mrs. Balfour, they were enjoying a holiday in London, England, when suddenly Mr. Balfour was called back to his place of work in Sri Lanka. तो उन्होंने मिसेस बैल्फर से कहा चलो चलो बैग्स पैक करो, वी हैव टू गो बैक टू श्रीलंका। लेकिन मिसेस बैल्फर बोलती है मैं तो नहीं आ सकती, मुझे तो आर्थराइटिस हो गया, मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, मुझे तो यहीं पे रहना पड़ेगा। तो मिस्टर बैल्फर ने कहा कि ठीक है, तो फिर तुम यहीं पे रह जाओ, मैं अकेले कैसे रहूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सो मिस्टर बैल्फर प्रॉमिस टू सेंड हर 30 pounds पर मंथ। प्रॉमिस करके वो तो श्रीलंका चले गए। अब प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भेजे। ही फेल्ड टू सेंड द प्रॉमिस्ड अमाउंट। मिसेस बैल्फर को गुस्सा आ गया। शी फाइल्ड अ केस। और ये हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो केस तो बन ही नहीं सकता, देवर ऑलरेडी मैरिड जब एग्रीमेंट हुआ था। सो इन दिस केस द प्रॉमिस वाज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। We presume that the parties never intended to create legal relations. Domestic agreement है ना, फैमिली के बीच में है। Mrs. Balfour could not enforce the promise. She lost the case. यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है? तो आई होप ये तीनों एलिमेंट्स आपको याद आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब मर्जी, और फ्री मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैंने अपना कंसेंट फ्रीली दिया है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कंसेंट, आप मेरे साथ लिखोगे, कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 एंड फ्री कंसेंट is defined under section 14. Consent is defined under section 13 and free consent is defined under section 14. अब consent क्या होता है? Consent means parties must agree upon the same thing in the same sense. एक लैटिन वर्ड है यहां पर, फ्रेज है, देखो, consensus ad idem, मतलब parties must agree upon the same thing in the same sense. Only then they are said to have consented. Explain with example. Now, मैं आपको पूछती हूँ, do you want to buy this pen? आपने ये पेन देखा, आपको ये पेन पसंद आया, आप बोलते हो yes ma'am, I want to buy this pen. Now we both are agreeing upon the same thing in the same sense. आप भी यही पेन समझ रहे हो, मेरे दिमाग में भी यही पेन है। We both are agreeing upon the same thing in the same sense. We have consented. मैं आपको पूछती हूँ, क्या आपको ये माउस चाहिए? आप बोलते हो हाँ मैम, माउस तो बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी है ना होल्ड करने में। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है मैम, मैं ले लूंगा। We both are agreeing upon the same mouse in the same sense. We have consented. मेरे दिमाग में ये माउस है और आपके भी दिमाग में यही माउस की बात चल रही है। We are agreeing upon the same thing in the same sense. We both have consented. So what is the meaning of consent? Consent means both the parties must agree upon the same thing in the same sense. Consensus ad idem, mirror of minds है, देखो हम दोनों एक ही चीज समझ रहे हैं। अब कंसेंसस का मीनिंग ये होता है, कंसेंसस मतलब सब लोग एक नतीजे पे आना। कंसेंसस मतलब सब लोग एक ही बात सोच रहे हैं, एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? नाउ
लेट्स अज्यूम कि हम ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है? और आप क्लास आते हो, मैं भी रोज़ क्लास आती हूँ, लेकिन अपनी मर्सिडीज़ में आती हूँ। मेरे पास ये वाली एग्ज़ैक्ट व्हाइट कलर की मर्सिडीज़ है, टॉप मॉडल। तो मैं रोज़ मर्सिडीज़ में आती हूँ, मेरा ड्राइवर मुझे क्लास के बाहर ड्रॉप करके चला जाता है, फिर मैं उसको कॉल करती हूँ, मेरी क्लास खत्म हो गई, वो मेरे को पिकअप करने आता है। ये रोज़ चल रहा था। 2-4 महीनों के बाद एक दिन मैं क्लास में आती हूँ और आपसे बोलती हूँ, "आई वांट टू सेल माय कार फॉर रुपीज़ 1 लाख। एनीवन हू इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग, प्लीज़ ब्रिंग द मनी टुमारो एंड द कार इज़ योर्स।" सब लोग इंटरेस्टेड थे। लेकिन जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले पैसे दिए, मैंने उसको चाबी दे दी और मैंने बोला, "कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड।" वो दौड़ा-दौड़ा वहाँ पर गया और उसने देखा मारुति 800 खड़ी थी। जब मैंने क्लास में अनाउंसमेंट की, आई सेड, "आई वांट टू सेल माय कार फॉर रुपीज़ 1 लाख।" कौन-सी कार? ये तो मैंने बताया ही नहीं था। मेरे पास 2 कार्स हैं, मर्सिडीज़ एंड मारुति 800। मेरे दिमाग में हमेशा मारुति 800 ही थी। लेकिन आप क्योंकि मुझे रोज़ मर्सिडीज़ में देखते थे, आपको लगा कि मैं मेरी मर्सिडीज़ की बात कर रही हूँ। Are we agreeing upon the same thing in the same sense? नहीं, मेरे दिमाग में मारुति 800 थी और आप मर्सिडीज समझ रहे थे। We are not agreeing upon the same thing in the same sense. We have not consented. हम कंसेंटेड नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो मैम, क्या हमें वो 1 लाख रुपीस वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना। तो डोंट वरी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपको आपके 1 लाख रुपीस मिल जाएँगे। अच्छा, मैम ये लैटिन फ्रेजेज़ जो हैं, क्या ये हमको लर्न करने हैं? वैसे अगर एग्ज़ाम की बात करो तो ये ऐसे दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू लैटिन फ्रेजेज़, एमसीक्यू तो है नहीं। तो आपको ऐसे लिखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लर्न कर सकते हो और एग्ज़ाम में लिख दोगे, इट विल डेफिनिटली ऐड अ लॉट ऑफ वेट टू योर आंसर, मतलब इट विल इम्प्रेस द एग्ज़ामिनर। तो मेरे हिसाब से तो आपको लिखना चाहिए। लेकिन कितने सारे लैटिन फ्रेजेज़ अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है ना, तो एक काम करते हैं, नोटबुक के लास्ट पेज पे, अब आपको याद है मैंने आपको बोला था लास्ट छोड़ दो, सेकंड लास्ट छोड़ दो, थर्ड लास्ट से हमने टर्म्स के मीनिंग लिखे थे। तो अभी जो लास्ट पेज है, जो आपने छोड़ा हुआ है, तो वो मैंने लैटिन फ्रेज़ के लिए ही छुड़वाया था, ठीक है? तो आप ना लास्ट पेज पे नोटबुक के जाओ और वहाँ पर लिखो लिस्ट ऑफ लैटिन फ्रेजेज़ लिखो। लिस्ट ऑफ लैटिन फ्रेजेस नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखना। लिस्ट ऑफ लैटिन फ्रेजेस और ना वहां पर 2 कॉलम बनाना, मतलब पेज के सेंटर में। एक्चुअली फ्रेज के लिए तो मुझे थोड़ी कम ही जगह लगेगी, एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा लगेगी। तो 2 कॉलम्स बनाओ और लेफ्ट हैंड कॉलम पे यहाँ पर वो लैटिन फ्रेज लिखो और यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे लैटिन फ्रेज क्या लिखोगे आप? कंसेंसस एड इडम। और इसके ट्रांसलेशन क्या लिखोगे? ये जो मैंने हाइलाइट किया है ना, वो लिखोगे आप। पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब भी कोई लैटिन फ्रेज आ जाएगा, आप तुरंत जाके वो लिस्ट में लिख दोगे। अगर मैंने नहीं बोला तो भी आप लिखना। वैसे तो मैं याद दिलाऊंगी, बट फिर भी कंसेंसस आईएम लिखो, यहाँ पर ये वाला ट्रांसलेशन लिखो। तो अब इसका फायदा क्या होगा? हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, लैटिन फ्रेज आएगा, आप वहां पर लिख दोगे। और फिर जब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बस आपको वो लिस्ट देख के जानी है, ठीक है?
ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ बोलता है कि पार्टीज को अपना कंसेंट देना चाहिए। बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो वो कंसेंट होता है, अपनी मर्जी। फ्री विल क्या होता है? मुझे किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं। फ्री कंसेंट है मेरा, मैंने अपने फ्री विल से कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरी मर्जी से कर रही हूं, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। द पार्टीज शुड एंटर द कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, एंड विद फ्री विल। विल का मतलब होता है विश या फिर डिजायर। विल या विश या फिर डिजायर, मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंसेंट इज नॉट फ्री when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 20। ये लोग जो यहाँ पर मिस्टेक की बात कर रहे हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट बाइलैटरल मिस्टेक। बाय मतलब दोनों पार्टीज की मिस्टेक है। मैम एक सेक्शन नंबर मिसिंग है, सेक्शन 19। ढूंढेंगे उसको, बाद में मिलेगा मिलेगा, अब उसको पेंडिंग रखते हैं। ये सारे सेक्शन नंबर्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करने हैं। नाउ कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18 and mistake, section 20। अब 3-4 बार इसको हम बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलो। कंसेंट इज नॉट फ्री, टाइटल के साथ बोलेंगे, ठीक है। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन कॉज्ड बाय coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 20। दोबारा से बोलेंगे। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 20। अब बिना देखे बोलेंगे। Consent is not free when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, and mistake, section 20। एक बार फिर से। Consent is not free when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 20। एक लास्ट बार। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, पहले आप बोलो फिर मेरे साथ वापस बोलना, पहले खुद से बोलो। Okay. Consent is not free when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 20। हो गया लर्न? ठीक है। अब कोर्जन क्या होता है? इन सारे केसेस में ना कंसेंट फ्री नहीं माना जाता। क्यों? आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवर्जन? क्या बोलते हैं इसे? कोवर्जन। कोवर्जन मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ, कीवर्ड क्या है? थ्रेट और फिजिकल फोर्स विच इज यूज्ड टू कॉज द अदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो कोवर्जन मतलब आई एम यूजिंग थ्रेट, धमकी, और फिजिकल फोर्स to cause the other person to enter into a contract. What is coercion?
देयर इज सम काइंड ऑफ थ्रेट, धमकी, और फिजिकल फोर्स, मेरा एक्शन देखो, फिजिकल फोर्स कॉजिंग अनदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, फिर दोबारा से इस पे आएंगे, लर्न करेंगे। एक लोकल डॉन था, उसको मिस्टर एक्स का घर चाहिए था। तो पहले तो बड़े प्यार से धमकी देता है, हेलो मिस्टर एक्स, सेल मी योर हाउस और आई विल किल यू। मिस्टर एक्स बोलता है, जा जा, मैं नहीं डरता, तेरे जैसे बहुत आए मेरा घर देने के लिए, मैं नहीं देने वाला, देखो। देन द डॉन कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। दे स्टार्टेड बीटिंग एक्स, इतना मारा कि एक्स डर गया। बोलते हैं, यार ये लोग इतना मार रहे हैं, कहीं मार ना दे। ठीक है, ले लो मेरा घर ले लो। वो डर के मारे अपना घर बेच देता है। इज हिज कंसेंट प्री कंसेंट? नो, हमने उसको धमकी दी, फिर बाद में उसको मारा भी, उसको फोर्स किया तो तू कॉन्ट्रैक्ट कर, उसकी मर्जी फ्री नहीं है। दिस इज कोअर्जन, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैम ऐसा कंपलसरी है कि पहले धमकी दो फिर फिजिकल फोर्स यूज करो, या फिर दोनों होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गन पॉइंट पे मैंने आपको फोर्स किया, साइन कर, ये घर मुझे दे, ये भी तो धमकी हुई ना। फिजिकल फोर्स तो नहीं यूज किया मैंने, थ्रेट किया, साइन करो मुझे ये घर बेचो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, थ्रेट किया ना, ये भी कोअर्जन है। या फिर आते ही मारने लग गए, घर बेच घर बेच घर बेच, ये भी कोअर्जन है। दोनों होना एक साथ कंपलसरी नहीं है। द वर्ड इज और, या तो धमकी दी या तो फिजिकल फोर्स यूज किया टू कॉज द अदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज नथिंग बट कोअर्जन। कोअर्जन यूनिट 3 में हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट। चलो लर्न करते हैं डेफिनेशन। कोअर्जन कौन से सेक्शन में दिया है बताओ? कोअर्जन सेक्शन 15, करेक्ट। कोअर्जन मीन्स सम काइंड ऑफ, बोलो मेरे साथ बोलो, कोअर्जन मीन्स सम काइंड ऑफ थ्रेट और physical force is used to cause the other person to enter into contract. वापस बोलो, coercion means some kind of threat or physical force is used to enter into a contract. बिना देखे बोलो, coercion means some kind of threat or physical force is used to enter into a contract. Coercion means some kind of threat or physical force is used to enter into a contract. Coercion कौन से सेक्शन में आएगा? 15 में आएगा, करेक्ट। कीवर्ड्स क्या है? थ्रेट और फिजिकल फोर्स। कौन से सेक्शन में आएगा? 15। कीवर्ड्स क्या है? थ्रेट और फिजिकल फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहां पर ना सिर्फ असेंशियल एलिमेंट्स में हमने इनको इंट्रोड्यूस किया है, बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन नंबर कौन सा है? 16, करेक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 मैंने दिया है ऊपर। undue influence means there is some kind of moral or mental pressure. It is used between persons whose relations are such that one person is in the position to dominate the will of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. अब undue influence क्या है? Undue influence means there is some kind of moral or mental pressure. ऊपर वाले केस में क्या था? थ्रेट या फिर फिजिकल फोर्स। फिजिकल था ना, यहां पर फिजिकल नहीं है, यहां पर मॉरल या फिर मेंटल प्रेशर है। बिटवीन पर्सन्स हुज रिलेशंस आर सच, इनमें कुछ तो रिलेशन मिलेगा आपको। मैम ब्लड रिलेशन होना जरूरी है? नहीं नहीं, दिस इज नॉट ब्लड रिलेशन, ओके। ये ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं।
ये सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन जहां पर वन पर्सन इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन। विल का मीनिंग लिखो, विश, डिजायर। There is some kind of moral or mental pressure between the persons whose relations are such that one person is in the position to dominate the will of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. अब डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, बोलो कौन डोमिनेटिंग है? मैं कुछ नहीं बता रही, आप ही बताओ कौन डोमिनेटिंग है। मैम इसमें पूछने वाली क्या बात है? डॉक्टर ही डोमिनेटिंग है ना, यस और नो? डॉक्टर बोलेगा ये टेस्ट करवाओ, अच्छा हाँ आजकल ये भी जरूरी है। डिस्क्लेमर, whatever we are discussing is purely for academic purpose. I do not intend to hurt any personal sentiment. Whatever we are discussing is purely for academic purpose. अच्छा, अब ठीक है, आजकल कुछ भरोसा नहीं होता है। तो डॉक्टर एंड पेशेंट में डोमिनेटिंग कौन है? डॉक्टर डोमिनेटिंग है। डॉक्टर बोलता है यार तू तो गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो गया। पेशेंट बोलता है नहीं नहीं डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो। एक्चुअली पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं था, ये डॉक्टर को भी पता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं सर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। ठीक है, ये एक छोटी सी बॉटल है मेडिसिन की, ले ले, तू जिएगा, 15,000 रुपए दे दे, 15,000। ये ले लो डॉक्टर, मुझे मरना नहीं है। एक्चुअली में पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं था, मेडिसिन में क्या था, हनी और मेडिसिनल हर्ब्स। पेशेंट 15,000 रुपए देकर ले लेता है, हाँ हाँ आई विल लिव, आई विल लिव, मैं बच गया, मैं बच गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनका रिलेशन ही ऐसा है that one person is in the position to dominate the will of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेरेंट एंड चाइल्ड, देखते ही पता चल जाएगा आपको कि कौन डोमिनेटिंग है। मैम आप पूछ भी क्यों रहे हो? पेरेंट डोमिनेटिंग है, मेरा बेटा भी यही कंप्लेन करता है। जाने दो, वो नहीं डिस्कस करते। पेरेंट इज डोमिनेटिंग, हाँ। अच्छा सिचुएशन सुनो, एक बार पेरेंट ने चाइल्ड को 10,000 रुपीज दिए थे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 लाख बहुत ज्यादा है। पेरेंट ने चाइल्ड को 10,000 रुपीज दिए और वो चाइल्ड को क्या बोलता है, बेटा इसे गिफ्ट मत समझ, इसे लोन समझ, तू बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, काम करता है, ये लोन समझ, कमा, अर्न कर, इंडिपेंडेंट बन, इसको रीपे कर। चाइल्ड भी एकदम जोश में आ जाता है, यस डैड आई एम इंडिपेंडेंट, मैं कमा रहा हूं, मैं इसको अर्न करके आपको रीपे करूंगा। पेरेंट बोलता है बेटा प्रूव करके दिखा। चाइल्ड बोलता है बोलो डैड क्या करूं प्रूव करने के लिए? पेरेंट बोलता है बेटा साइन दिस पीस ऑफ पेपर। चाइल्ड भी एकदम जोश में आके साइन कर देता है, इट इज अ प्रॉमिस टू पे ₹1,00,000। पेरेंट ने एक जीरो ही तो ऐड कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। चाइल्ड ने भी बिना सोचे समझे ब्लाइंडली साइन कर दिया। हम भी अपने पेरेंट को कभी क्वेश्चन थोड़ी ना करते, डैड क्या साइन करवा रहे हो? मेरे डैड ना बचपन में ऐसे ही मेरे को बोलते थे बेटा ये साइन कर दे, वो साइन कर दे। उन्होंने हमारे नाम पे थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके रखी थी, तो मुझे बोलते थे बेटा यहाँ साइन कर दे, वहाँ साइन कर दे। एज़ अ माइनर कभी साइन करना पड़ता था। मैं तो बहुत खुश हो जाती थी कि मेरा साइन जा रहा है। बचपन में हमको शौक होता है ना कि हम साइन करें, मतलब यू फील वेरी बिग। कितनी बार क्या हर बार मैंने बिना पढ़े ही साइन किया है। अपने डैड को क्या क्वेश्चन करना है? कुछ भी साइन करवा लिया तो? इट इज़ अ बॉन्ड टू पे रुपीज़ 1,00,000। अनड्यू इन्फ्लुएंस, पोजीशन ही ऐसी है, रिलेशन ही ऐसा है that one person is in the position to dominate
the will of the other person, and he is using that position to obtain unfair advantage. Undue influence है ये। हम्म, अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि ये कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फ़र्क है? कोअर्जन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फ़र्क है? मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए, चलो बताओ। क्या फ़र्क है दोनों में? 2 पॉइंट्स लिख के बताना। बताओ। यस, कोअर्जन में देयर इज़ सम फिज़िकल फ़ोर्स, ठीक है? कोअर्जन में फिज़िकल फ़ोर्स है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज़ सम काइंड ऑफ मॉरल और मेंटल प्रेशर। यहाँ पर कोई भी रिलेशन होने की कंपल्शन नहीं है। यस, कोई कोई कंपल्शन नहीं है। कोई भी किसी पे भी कोअर्जन कर सकता है, कोई रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है दोनों में। लेकिन यहाँ पर रिलेशन होना ज़रूरी है, ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रही मैं। इधर कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिलेशन, जिसकी वजह से एक पार्टी डोमिनेटिंग हो जाती है। यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। हुँ, करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव फ्रॉड। फ्रॉड कौन-सा सेक्शन है बताओ? कोercion सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड सेक्शन 17, करेक्ट, सेक्शन 17। फ्रॉड में क्या हो रहा है? देयर इज सम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। देयर इज सम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड विलफुली, विलफुली मतलब जानबूझकर, with an intention to cheat, to deceive the other party। cheating, deceiving इसका मीनिंग सेम ही है। तो इस सेंटेंस के 3 पार्ट्स हैं, ये डेफिनेशन के 3 पार्ट्स हैं। देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। विलफुली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली झूठ बोल रहे हैं। विलफुली मतलब इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब ऑन पर्पस, जानबूझकर। हम चाहते हैं टू चीट, टू डिसीव द अदर पार्टी। ये मेरा एम है, टू चीट द अदर पार्टी, धोखा देना, पैसे लेके भाग जाना, या फिर धोखे से उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ओके, मेरा एम है धोखे से या तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा लूं, या तो एम है कॉन्ट्रैक्ट करा के पैसे लेके भाग जाऊं।
वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं वाला था मेरे साथ, उसको मैंने ट्रिक कर दिया, झूठ बोला, कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, फंसा लिया। देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मैं झूठ बोल रही हूं, आई एम फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स है उसको मैं गलत, झूठा बता रही हूं, मैं झूठ बोल रही हूं। देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड विलफुली, जानबूझकर। क्यों झूठ बोल रही हूं मैं? with the intention to cheat, to deceive the other party. अब A and B, ठीक है, ये A है और ये B है। A and B were admiring the Taj Mahal. ओहो, कितने सालों से हमारे पास है ना। C ने ये सुन लिया। बाय हमारे पास A meant इंडिया के पास, कितने सालों से हमारे पास है मतलब इंडिया के पास है। सी को लगा ए और बी ओन द ताजमहल। वो पूछता है, सर ये ताजमहल आपका है, बहुत सालों से है क्या आपके पास? ए ने बी को देख के आंख मारी, विंक किया, बकरा फंस गया। हाँ वैसे कई सालों से हमारे पास ही है, अभी हम विदेश शिफ्ट हो रहे हैं ना, सोचते हैं इसको बेच दें। आप खरीदोगे? सस्ते में दे रहे हैं, ओनली 50 lakhs, ले लो, ऐसी डील कहीं मिलेगी नहीं, हम तो बस इसको देना ही चाहते हैं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, आप ले लो। सी buys the Taj Mahal for 50 lakh rupees. This is nothing but fraud. You are giving false facts. Willfully, intentionally, purposefully आप झूठ बोल रहे हो। आपका एम क्या है? With the intention to cheat, deceive the other party, take the money, run away. This is fraud. देखो सिर्फ झूठ बोलना फ्रॉड नहीं है, झूठ बोलना विद द इंटेंशन की सामने वाली पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तब वो फ्रॉड माना जाएगा। सिर्फ झूठ बोलना फ्रॉड नहीं है, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं झूठ बोल के उसको चीट करूं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, उसके पैसे लेके भाग जाऊं। आपने सिर्फ ऐसे ही झूठ बोल दिया मम्मी को, मम्मी कल ना कॉलेज में प्रोजेक्ट है, स्टे बैक है, और मुझे ना लेट होगा आने के लिए, और आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चले गए धुरंधर। तो फिर ये फ्रॉड तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपका किसी को चीट करने का इंटेंशन नहीं था, आपने सिर्फ झूठ बोला है। कॉन्ट्रैक्ट किधर बना? कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। तो झूठ बोल के आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तब वो फ्रॉड होगा। ये एक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को ही कवर करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, सो दिस इज फ्रॉड। चलो लर्न करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, मैं तीन तीन ऐसे करूंगी। देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मेड विलफुली with the intention to cheat, deceive the other party. बोलो, तीन चार बार बोलो। Fraud section 17 means false representation of facts made willfully with the intention to cheat, to deceive the other party. What is fraud? Fraud means there is false representation of facts made willfully with the intention to cheat, to deceive the other party. अब बिना देखे बोलेंगे दो बार। Fraud as per section 17, fraud means there is false representation of facts made willfully with the intention to cheat, deceive the other party. फिर से बोलो। Fraud section 17, fraud means there is false representation of facts made willfully with the intention to cheat or deceive the other party. ठीक है, हो गया लर्न। चलो, व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? सेक्शन नंबर क्या था? कोवर्जन, बोलो। सेक्शन 15 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 फ्रॉड, सेक्शन 17 आप बोल रहे हो ना, 17
फिर मिसरिप्रेजेंटेशन 18, ठीक है, यू हैव टू से लाउडली, ओके, सेक्शन 18 तभी लर्न होगा। मैं आपको बहुत ज्यादा अब यहाँ पर ये नहीं बोली टाइप करो राइट करो, बोलो मेरे साथ, ओके, बोल बोल के लर्न होगा, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन में भी there is false representation of facts, but this is made innocently. Without any intention to deceive the other party. तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन का फर्क है, क्योंकि दोनों में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है। देखो, दोनों में हम कुछ तो झूठ गलत बोल रहे हैं। यहां पर फ्रॉड में जानबूझकर बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन मेरे को पता ही नहीं जो मैं बोल रही हूं वो फॉल्स है, मुझे लगा जो मैं बोल रही हूं वो सच है, आई बिलीव इट टू बी ट्रू, मैं इनोसेंट हूं। मैम सच में कि आप ऐसा बाद में बोल रहे हो? नहीं नहीं, सच में, मतलब जब मैंने वो गलत फैक्ट्स बोले थे मुझे पता ही नहीं था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे लगा कि ये तो सच है, आई बिलीव इट टू बी ट्रू, आई डिडंट नो कि मैं जो बोल रही हूँ वो फॉल्स है। तो यार मैंने तो गलत बोल दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था टू चीट, टू डिसीव द अदर पार्टी। दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो भैया है ना, इनकी एक मिठाई की दुकान थी, ठीक है, एक शुगर एक स्वीट स्मार्ट थी इनकी, स्वीट स्मार्ट मतलब मिठाई की दुकान, ओके। तो ये जो बंदे हैं ना, इनकी मिठाई की दुकान है। मिस्टर एक्स आते हैं उनके पास और बोलते हैं, देखो इंग्लिश में बोलते हैं, आई वॉन्ट शुगर लेस स्वीट्स। अब इसको इंग्लिश कहाँ आती है? तो ये अपने हेल्पर को बुलाता है, ए छोटू इधर आ, इधर आ। ये शुगर लेस मतलब क्या? तो छोटू भी सोचता है और बोलता है, सर शुगर लेस मतलब कम शुगर। एक्चुअल मीनिंग ऑफ शुगर लेस इज शुगर फ्री। लेकिन इसको क्या लगा, शुगर लेस मतलब कम शुगर। तो ये जो भैया हैं, इन्होंने कुछ ऐसी स्वीट्स दे दी जिसमें कम शुगर थी। मिस्टर एक्स ने उन स्वीट्स को कंज्यूम किया एंड ही हैड एक्यूट डायबिटीज, ही फेल इल। अब क्या हम बोल सकते हैं कि तुमने हम पे फ्रॉड किया है? क्या ये फ्रॉड है? लिख के बताओ, चलो, क्या ये फ्रॉड है? एग्जाम्पल वापस सुनो। मिस्टर एक्स दुकान में आए और बोलते हैं, आई वॉन्ट शुगर लेस स्वीट्स। इसको इंग्लिश कहाँ आती थी? तो इसने अपने हेल्पर को पूछा, बोलते शुगर लेस मतलब कम शुगर। तो भैया ने दे दिए स्वीट्स कंटेनिंग लेस शुगर। अब मिस्टर एक्स को था एक्यूट डायबिटीज, उन्होंने वो मिठाई खाई ये सोच के कि शुगर फ्री है और वो बीमार पड़ गए। क्या ये फ्रॉड है? इज इट फ्रॉड? क्या ये फ्रॉड है? ये फ्रॉड नहीं है, दिस इज जस्ट मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ मैं झूठ मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, झूठ बोलना थोड़ा ऐसे लगता है, मैं गलत बोल रही हूँ, देर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, बट मैंने जानबूझ के ये नहीं बोला आपको, मैंने जानबूझ के ये शुगर लेस स्वीट्स नहीं दी, मुझे लगा शुगर लेस मतलब लेस शुगर होता है, मैं इनोसेंट हूँ, मेरा आपको चीट डिसीव करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे तो लगा कि मैं जो दे रही हूँ वो एक्चुअली में आपको वही चाहिए था, आई बिलीव इट टू बी ट्रू। दिस इज अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी तीन पार्ट्स हैं। देर इज false representation of facts, but it is made innocently without any intention to deceive the other party। यहां पर भी तीन पार्ट्स। तो चलो
अब साथ में बोल के इसको लर्न करते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलो, ओके? मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18. Misrepresentation means there is false representation of facts made innocently without any intention to deceive the other party. दोबारा से, misrepresentation section 18. Misrepresentation means there is false representation of facts made innocently without any intention to deceive the other party. अब बिना देखे बोलेंगे 2-3 बार. Misrepresentation section 18. Misrepresentation means there is false representation of facts made innocently without any intention to deceive the other party. फिर से, misrepresentation section 18. Misrepresentation means there is, क्या बोलेंगे, false representation of facts made innocently without any intention to deceive the other party. अब एक बार आप खुद बोलो, फिर मेरे साथ बोलो, चलो बोलो. Okay, misrepresentation section 18. Misrepresentation means there is false representation of facts made innocently without any intention to deceive the other party. बताओ, coercion कौन से सेक्शन में है? मैं नहीं दिखाऊंगी, आप याद करके बताओ. Section 15. Undue influence. Section 16. Fraud. Section 17. Misrepresentation 18. वापस बोलो. Coercion 15. Undue influence Section 16. Fraud Section 17. Misrepresentation Section 18. Mistake Section 20. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Mistake. Mistake Section 20. 19 को बाद में ढूंढेंगे. ये जो मिस्टेक है ये बायलैटरल, मतलब दोनों पार्टीज के मिस्टेक की बात हो रही है. मिस्टेक मीन्स, कीवर्ड क्या है? देयर इज एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग. अरे रुको रुको, मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पूछना भूल गई. फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? दोनों में तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है ना. मैंने पहले पूछा था, मैं रिवाइज नहीं करवाया मैंने. फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? दोनों में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है. यस, इंटेंशन का फर्क है. यहां पर देर इज एन इंटेंशन टू चीट. चीट का एक बेटर वर्ड क्या है? डिसीव. बट मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. मिस्टेक सेक्शन 20. मिस्टेक मीन्स देर इज एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग. कुछ गलती हो गई, समझने में गलती हो गई. बिलीफ मतलब खुद ही सोच रही है पार्टी, किसी ने कुछ बोला नहीं है, मैंने खुद ही गलत चीजें समझ ली, मेरे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं. पिछले केस में कोई कुछ बोलता है ना, देर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट का मतलब क्या? बोलना, बताना. बोला ना, मैंने कुछ बताया ना. इधर मैंने कुछ बताया ही नहीं, पार्टी ने खुद ही अपने आप कुछ एरोनियस मतलब गलत समझ लिया. बिलीफ मतलब खुद से गलत समझ लेना.
खुद से ही मैंने कुछ गलत समझ लिया। अब देयर इज एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, दो पार्ट्स हैं, एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, ठीक है, एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। अब एग्जाम्पल देखो, फिर इसके ऊपर डेफिनेशन पे वापस आएंगे। एक्स एंड वाई, they are entering into a contract for sale of horse, but unknown to both the parties, the horse had already died in the stable. इनको पता ही नहीं, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर सेल ऑफ हॉर्स, और इनको आइडिया ही नहीं है कि हॉर्स तो मर चुका है, और ये हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बोलो नाउ मैम, एक डाउट है, लेकिन बोथ आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग ना। मेरे दिमाग में हॉर्स है, उसके दिमाग में भी हॉर्स है, दे आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंट तो है। फिर आप कैसे बोल रहे हो मिस्टेक है? नहीं, दे थिंक दैट द हॉर्स इज अलाइव, बट द फैक्ट इज दैट द हॉर्स इज डेड। दे आर मिस्टेकन एज टू फैक्ट। सो देयर इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। They think that the horse is alive, but the fact is that the horse is dead. अब ये कॉन्ट्रैक्ट करके कोई फायदा ही नहीं होगा, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गलती हो गई, दोनों से गलती हो गई। इनको लगा हॉर्स अलाइव है, एक्चुअली तो हॉर्स हैड ऑलरेडी डाइड, इनको पता ही नहीं है। इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। गलती हो गई भाई, सॉरी, गलती हो गई हमसे। अब ये खुद ही कुछ गलत चीजें समझ के बैठे हैं ना, इनको लगा कि हॉर्स तो जिंदा है, बट द हॉर्स हैड ऑलरेडी डाइड। क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल है। X is the owner of 3 horses. कितने horses हैं इसके पास? 3। लेकिन मिस्टर वाई को खुद ही लगता है, खुद से, that X owns only 2 horses. उसको खुद ही लगा कि इसके पास 2 ही है। वाई बोलता है I want to buy all your horses. अब जब डिलीवरी का टाइम आएगा, X कितने देगा? 3। और वाई को कितने चाहिए? 2। Are they agreeing upon the same quantity in the same sense? No. There is mistake as to quantity. यहां पर इन्होंने मिस्टेक एज टू क्वांटिटी लिखा है, बस उसको हाईलाइट कर दो, बस हाईलाइट कर दो इसको। और यहां पर उन्होंने मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर लिखा होगा, उसको हाईलाइट कर दो। मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक ही रहता है। अब ठीक है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 3 हॉर्सेस, लेकिन मिस्टर वाई को खुद ही लगता है, खुद से लगता है, किसी ने कुछ बोला नहीं, खुद से लगता है दैट एक्स ओन्स ओनली 2 हॉर्सेस। बोलता है आई वांट टू बाय ऑल योर हॉर्सेस। अब जब डिलीवरी का टाइम आएगा, ये 3 देगा और ये बोलता है नहीं, मेरे को तो 2 ही चाहिए। दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम क्वांटिटी इन द सेम सेंस। कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट, ये फ्री नहीं है, गलती हो गई, मिस्टेक है ये। मैम एक ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में। क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है? ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन में पार्टी कुछ बोलती है जो गलत है और उसको पता नहीं है, लेकिन यहां पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, आप खुद से ही गलत चीजें समझ रहे हो, ये फर्क है। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन में
पार्टी इज सेइंग मतलब representing certain facts which are false. लेकिन मिस्टेक में party is on his own assuming certain facts which is false. ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी कुछ बोल रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर वो हम अज्यूम कर रहे हैं खुद से ही. यू आर अज्यूमिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग. सर्टेन फैक्ट्स ऑन हिज ओन, खुद से ही समझ है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है. There is no false representation. No one is saying something that no one is saying something that is false. कोई कुछ बोल नहीं रहा, पार्टी खुद से ही कुछ गलत समझ रही है. यहां पर भी इन्होंने खुद से ही समझ लिया कि हॉर्स अलाइव है. एक्स ने कुछ बोला ही नहीं, वाई खुद से ही अज्यूम कर रहा है कि इसके पास तो 2 ही हॉर्सेस होंगे. यस, अगर किसी एक ही पार्टी के एक डाउट आया है कि मैम आपने बोला कि दोनों पार्टीज की गलती होगी तो मिस्टेक है बायलैटरल, लेकिन अगर किसी एक ही पार्टी की मिस्टेक होगी तभी भी तो वो मिस्टेक ही मानी जाती है ना. बिल्कुल, लेकिन आगे जाके हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे कि एक ही पार्टी की मिस्टेक यूनिलैटरल जो होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मतलब, अब अच्छा वॉइड मैंने बताया नहीं है, आप तो बताया नहीं है आपको, लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है. तो क्योंकि वो वैलिड है तो उसमें फिर ये कंसेंट वगैरह का हम डिस्कस नहीं करेंगे ना. मैंने आपको क्या बताया कि कंसेंट फ्री नहीं है, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. लेकिन यूनिलैटरल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है. उसका लॉजिक ये है, सिर्फ एक ही पार्टी की गलती है ना, व्हाई शुड द अदर पार्टी सफर, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. मेरा फोन अभी जस्ट वो लोग लेके गए, जस्ट वेट, आई विल क्लियर दैट डाउट ऑन व्हाट्सएप, आई विल क्लियर. तो यूनिलैटरल मैंने यहाँ पर इसीलिए डिस्कस नहीं किया आपके साथ क्योंकि यूनिलैटरल मिस्टेक से कॉज किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो वो यहाँ पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना. बायलैटरल क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज कंसेंट इज नॉट फ्री, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी नहीं होगा, है ना. आई होप आपका डाउट क्लियर है और आई होप आपने ये भी लिखा होगा एवरीवन, ये प्लीज देख लो.
ये प्लीज लिखो, अपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में कहीं तो लिखो। ओके, तो बायलैटरल मैंने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यूनिलैटरल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दैट इज द नेक्स्ट एलिमेंट। Who are capable of entering into valid contract? लॉ बोलता है कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो केपेबल होनी चाहिए ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज मस्ट बी, हाईलाइट करो, कॉम्पिटेंट मतलब केपेबल। कॉम्पिटेंट का मीनिंग क्या होता है? केपेबल। Parties must be competent, they must be capable of entering into a valid contract, otherwise contract cannot be enforced in the court of law। अगर parties capable ही नहीं है तो contract बनेगा ही नहीं, आप कोर्ट में जाके केस कर ही नहीं सकते। अब सेक्शन 11 के हिसाब से the following persons are competent to contract। सेक्शन 11, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11, ठीक है, ये नंबर बहुत जरूरी है। सेक्शन 11, सेक्शन 11 के हिसाब से ओनली अ मेजर पर्सन, मेजर मतलब 18 इयर्स, ठीक है, अबव 18 या 18 भी चलेगा, 18 एंड अबव। ओनली अ मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड क्या होता है? साउंड माइंड वाला पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रैशनल, sane, he can form judgments। वो इतना जज कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फायदे के लिए है या नहीं, ठीक है। तो आपको रैशनल, सेन, जजमेंट वाला पर्सन, वो ही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, साउंड माइंड वाला पर्सन। शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, ओनली देन ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्क्वालिफाइड कौन है फिर? एलियन एनिमी, ओके। फॉरेन सॉवरियंस मतलब इसमें आ जाएगा किंग, क्वीन, मोनार्क, रूलर्स, डिप्लोमैटिक स्टाफ। ये भी सब हम यूनिट 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कॉन्विक्ट मतलब जो पर्सन जेल में है। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, अरे इससे कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फायदा है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बताओ? ओनली अ मेजर पर्सन, बोलो मेरे साथ, मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो कौन डिस्क्वालिफाइड है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? एलियन एनिमी, आई विल डिस्कस। फॉरेन सॉवरियंस, कॉन्विक्ट एंड इंसॉल्वेंट, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, लॉ बोलता है द पर्सन मस्ट बी केपेबल, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। सिर्फ और सिर्फ एक मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मेजर मतलब 18 और उसके ऊपर, 18 साल से ऊपर, 18 और अबव। कैन आई से इन अदर वर्ड्स माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? यस, क्योंकि वो अपने लिए सही जजमेंट्स नहीं ले पाता, इसीलिए माइनर इज नॉट केपेबल। आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओनली अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। साउंड मतलब ही शुड बी नॉर्मल, रैशनल, सेन, खुद के अच्छे भले के बारे में सोच सकता है, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, तो कौन डिस्क्वालिफाइड है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? एलियन एनिमी। एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, एनिमी का मतलब होता है सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद हुम वी आर एट वॉर, एट वॉर, ठीक है।
तो उस पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसके साथ हमारी कंट्री इज एट वॉर। वो हमारा एनिमी है। एनिमी का फायदा कराओगे क्या? नहीं नहीं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये लोग डिस्क्वालिफाइड है। फॉरेन सॉवरियंस में कौन आएगा? इधर आ जाएंगे किंग, क्वीन, मोनार्क, वही होता है मोनार्क मतलब किंग क्वीन, रूलर्स, डिप्लोमैट्स, representatives, accredited representatives of the state। जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चले गए तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हमारे कंट्री को। इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? इमेजिन करो कि आपने किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, आपने किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, क्या आप उनको बोल सकते हो चलो आ जाओ इंडिया, अभी तुमको जेल में डाले? उनके पास इम्यूनिटी है। वो ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप उनके साथ, आप उनको जेल में नहीं डाल सकते। हाँ, मैम इसका ये मतलब है कि फिर कोई भी कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा हम उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इन पे केस भी कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इनके पास जनरली इम्यूनिटी होती है। यार ये ऐसी पोजीशन पे आप इनको जेल में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगी जब यूनिट 3 करेंगे तो। बट अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये लोग डिस्क्वालिफाइड हैं। क्यों? क्योंकि इनको जेल में नहीं डाल सकते ना यार, इनकी पोजीशन ऐसी है। कॉन्विक्ट, अरे ये तो खुद ही जेल में है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेगा तो पूरा कैसे करेगा? जैसे संजय दत्त जब भी जेल में था तो मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट अगर कर भी ले तो शूट कैसे करेगा? तो कॉन्विक्ट इज अ पर्सन हु इज इन प्रिजन, अंदर है जेल के। मैम एक डाउट है, वो जेल से बाहर आ गया फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि तभी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के पोजीशन में होगा ना। लेकिन जब वो जेल में तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करेगा? इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, बाहर आ जाओ फिर कर लेना कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट पर्सन, यार इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फायदा होगा? इसके खुद के पास पैसे नहीं है, हमको क्या देगा? ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो चलो रिवीजन करेंगे। सेक्शन 11 के हिसाब से हु आर द पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? बोलो। ओनली अ मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। कौन डिस्क्वालिफाइड है? एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरियंस, कॉन्विक्ट एंड इंसॉल्वेंट। कहां पर लिखा है ये? सेक्शन 11 में लिखा है। वापस, मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, फिर से सेक्शन 11 कौन है ये? मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, कहां लिखा है ये? सेक्शन 11। ठीक है, सेक्शन 11। नेक्स्ट वी हैव, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, और इसका लैटिन फ्रेज क्या है? क्विड प्रो क्यो। इसका लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मीनिंग क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। अरे लैटिन फ्रेज आ गया, लिस्ट में लिख दो, लिख दो। क्विड प्रो क्यो लिखो, क्विड प्रो क्यो, और इसका मीनिंग लिखो समथिंग इन रिटर्न। लिखो, ये लिस्ट में डालो।
लॉ बोलता है कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। बोथ पार्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बोथ पार्टीज मस्ट रिसीव समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन होनी ही चाहिए। मैम कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब समझेगा कैसे? चलो एग्जांपल देखते हैं। एक्स सोल्ड अ टेबल टू वाई फॉर रुपीज 5,000। ओके, एक्स ने एक टेबल बेची 5,000 के लिए। अगर एक्स ने टेबल दी है, ओके, एक्स सेल्स अ टेबल, अगर वो टेबल दे रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? 5,000। सो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर एक्स? कंसिडरेशन इज 5,000। अगर y 5,000 देता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? समथिंग इन रिटर्न क्या मिलता है उसको? टेबल। तो y के लिए कंसिडरेशन है टेबल। ठीक है, दो पार्टीज हैं, दोनों के लिए अलग अलग कंसिडरेशन। एक और एग्जांपल करते हैं। x sold rice, 2 bags of rice to y for rupees 200। x ने राइस दिया, y ने 200 रुपए दे दिए। What is the consideration for x? अगर वो राइस देता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? 200 रुपए। तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा? 200। अगर y 200 रुपए दे रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? राइस। तो y के लिए कंसिडरेशन इज राइस। दोनों के लिए कंसिडरेशन है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। लॉ बोलता है सिर्फ कंसिडरेशन होने से कुछ नहीं होगा, ये कंसिडरेशन लॉफुल भी होनी चाहिए। लॉफुल मतलब इट इज एक्सेप्टेड बाय लॉ, लीगल होनी चाहिए। लॉफुल मतलब लीगल, एक्सेप्टेड बाय लॉ। ठीक है, अब ये तो लॉफुल है, टेबल बेचना, राइस बेचना, ये सब लॉफुल है, ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये बताओ, एक्स एग्रीज टू गिव अ जॉब टू वाई इन अ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट जॉब। लेकिन बोलता है भाई गवर्नमेंट की जॉब है, तू तो बाद में इंजॉय करेगा, ये पोजीशन के लिए देखो 1 लाख देने पड़ेंगे। क्या चल रहा है ये तो ब्राइब है मैम। देखा जाए तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। एक्स के लिए क्या कंसिडरेशन है? अगर वो जॉब दे रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? 1 लाख मिल रहा है। और अगर वाई 1 लाख दे रहा है तो उसको जॉब मिल रही है। कंसिडरेशन तो है, लेकिन क्या ये लीगल है? क्या ये लॉफुल है ब्राइब देना जॉब के लिए? नहीं ना। दिस इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कंसिडरेशन है, मैं मानती हूं, लेकिन ये लॉफुल नहीं है। इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिर्फ कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, वो लॉफुल भी होनी चाहिए। ये तो वैलिड है ही नहीं, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, लॉ बोलता है लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस फॉर विच यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट पर्पस मस्ट बी lawful. Object means the purpose for which you are entering into contract. That purpose must be lawful. जैसे देखो, X offers to sell rice to Y for rupees 500। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? राइस का। ये तो लॉफुल है। द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड है। लेकिन अगर मैंने ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक्स बोलता है मैं तेरे को ड्रग्स दूंगा और वाई बोलता है मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा इसके लिए, यहां पर द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। दिस इज नॉट
अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस ही अनलॉफुल है। मैंने यहाँ पर ना सेक्शन 23 दोनों में छोड़ दिया है, क्योंकि ये अभी नहीं, ये मैं आपके साथ यूनिट 3 में डिस्कस करूंगी डिटेल में, तभी आपको फिर ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई वांट टू गिव यू एग्जांपल्स फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। अभी फिलहाल इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कंसेंट होना चाहिए, यस वो ये थोड़ा यहाँ पर लिखा था मैंने। आज का डिस्कस किया हमने, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट is defined under section 13. Consent means parties must agree upon the same thing in the same sense. फ्री होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सेक्शन 14 डिफाइंस फ्री कंसेंट। कंसेंट इज नॉट फ्री। सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 यही बोलता है, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, यही लिखा है सेक्शन 14 में, वो फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है। देखो मैंने लिखा ना, फ्री कंसेंट, फ्री मतलब वो 14 में लिखा है, क्या है वो, ये है ये। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18 and mistake, section 20। coercion में फिजिकल फोर्स यूज किया जाता है, थ्रेट या फिजिकल फोर्स। undue influence में there is some kind of mental pressure between persons whose relations are such that one person is in the position to dominate the will of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. Fraud में section 17 there is some false representation of facts but made willfully, intentionally, with the intention to cheat, deceive the other party. Misrepresentation, section 18. There is false representation of fact made innocently without any intention to deceive the other party. Mistake, section 20. खुद ही पार्टीज कुछ गलत गलत समझ रही है, erroneous belief concerning something. There is an erroneous belief concerning something. Parties must be capable of entering into contract. Section 11 बताता है कौन है competent. Only a major person, person of sound mind, and person who is not disqualified can enter into a valid contract. Section 11. Consideration must be lawful. सेक्शन 23 में आता है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैम सेक्शन 23 क्या बोलता है, तो वो यही बोलता है कि कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बोथ द पार्टीज मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। The object must be lawful. The purpose for which we are entering into contract, that purpose must be lawful. अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक बार हेड पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द हेड पॉइंट्स टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले आई नीड टू पार्टीज। देन सेकंड क्या है? प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फोर्थ है फ्री कंसेंट। फिफ्थ रिक्वायरमेंट क्या है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी। सिक्स्थ क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। सेवेंथ है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि यहां तक हमने जो किया है वो आपको समझ में आया होगा।
कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो लेक्चर के बाद भी। लेक्चर खत्म हो गया लेकिन आपको अगले दिन, उसके अगले दिन डाउट आया, अपने मन में मत रखना, सीधा व्हाट्सएप करो, आई विल रिप्लाई। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद एग्रीमेंट्स मस्ट नॉट एक्सप्रेसली बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगले लेक्चर में हमारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। Students, if you would like to enroll for the live batch, please visit my website capreetyagarwal.com। इसी तरह अच्छे से पढ़ के रिविजन करके ही हम आगे बढ़ेंगे इन ऑल द लाइव लेक्चर्स। So do visit my website capreetyagarwal.com। Thank you so much students, thank you so much for joining। I am होपफुल कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। यस, अलग तरीके से पढ़ रहे हैं हम, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अगर बैठोगे, साथ साथ में अगर लर्न करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो ये आपका बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। एंड यही हमारा एम है, टू मेक लॉ योर बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। और मेरी तरफ से आई विल टीच लॉ लाइक यू हैव लर्नड नेवर बिफोर। ठीक है, तो चलो, let us meet in the next lecture। essential elements कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।